मैं 45 साल का सेहतमंद और गबरू किस्म का आदमी था, लेकिन मुझे 14-15 साल की लड़कियों का चस्का था, क्योंकि मैं जहां पर नौकरी करता था, वहां पर ज्यादातर 14 या 15 साल की लड़कियां होती थीं। उनको देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक दिन मुझे मौका मिला और मैंने एक 14 साल की लड़की के साथ। मेरा नाम रमेश है। मैं मुंबई के एक हाई क्लास स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। स्कूल में लड़कियां लड़के एक साथ पढ़ते थे। इनमें ज्यादातर अमीर घराने लोगों की बिगड़ी हुई औलाद थी, जिनको गुनाह सवाब इज्जत वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता था। वह लड़के लड़कियों की दोस्ती को मामूली सी बात समझते थे और हर हद पार कर जाते। मैं भी वहां पर 14-15 साल की इंतहा हसीन लड़कियां देखता तो दिल करता है उनको झपट लूं और उनसे तस्कीन हासिल करो। मेरे सिक्योरिटी गार्ड के कमरे के साथ एक छोटा सा कमरा होता था। वह ज्यादातर बंद रहता था, क्योंकि वहां सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड अपनी जरूरत का सामान रखते थे। आज मैं ड्यूटी पर अकेला था, क्योंकि साथ वाला सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर था। स्कूल की घंटी बजी। सब बच्चे भागम भाग क्लासरूम से बाहर निकल गए, क्योंकि बहुत गर्मी थी, सबको घर जाने की जल्दी थी। मैं भी इंतजार कर रहा था, कब स्कूल खाली हो और मैं घर जाऊं। स्कूल खाली हो तो मैं हर क्लासरूम को चेक करके क्लासरूम्स को लॉक लगाकर जब सिक्योरिटी वाले कमरे की तरफ गया, क्योंकि मेरा वहां पर हेलमेट पड़ा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैं हैरान था कि दरवाज़ा अंदर से कौन बंद कर सकता है। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो अंदर से अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। ये आवाज़ें शायद एक शादीशुदा मर्द समझ सकता था कि वो आवाज़ें कैसी हैं, क्योंकि अंदर से एक लड़का और एक लड़की की आवाज़ें आ रही थीं और वह आवाज़ें ऐसी थीं जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो दम्भी क्लास के दो यंग लड़का लड़की एक दूसरे के साथ थे। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो एकदम से मेरी आंखें खुली कि खुली रह गईं। ऐसे मंजर मैंने अक्सर फिल्मों में देखे थे, आज पहली बार खुली आंखों से देख रहा था। मेरे अंदर एक हलचल और खलबली सी मच गई। सामने एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल आपत्तिजनक हालत में शायद एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। मुझे यूं देखकर एकदम ऐसे सकते में आ गए जैसे उनका रंगे हाथों पकड़े जाना उनके प्लान का हिस्सा न हो। सामने खड़ी लड़की, जो कि बमुश्किल 14 या 15 साल के दरमियान होगी, वह बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी थी। मैं पहली बार इतने करीब से इतनी हसीन लड़की देख रहा था, इसलिए कुछ लम्हे के लिए तो मैं सांस तक रोके उसे देखते रह गया। उस वक्त मैं यह सब भूल गया कि मुझे उनकी खिंचाई करनी है और उनकी शिकायत ऊपर पहुंचानी है, ताकि इन्हें उस काम के लिए सख्त से सख्त सजा मिले और स्कूल से निकाल दिया जाए। मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। न जाने मेरे दिल में उसे देखकर अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। एक ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने लगी जो एक 45 साल की शादीशुदा मर्द को शोभा नहीं देती थी। वह लड़की पहले तो बिल्कुल सहमी हालत में मुझे देखती रही और फिर एकदम से होश की दुनिया में वापस आई। अपना यूनिफॉर्म उठाया और जल्दी से खुद को लपेट लिया। मगर उससे पहले मैं उसे अच्छी तरह से देख चुका था, और वह लड़का, जो इस लड़की का ही हम उम्र या क्लास फेलो मालूम होता था, वह खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। कुछ देर तो इन दोनों को अंदर तक उतरती नजरों से देखता रहा, फिर एकदम गद्दार आवाज से कहा कि यह स्कूल है, एक पवित्र जगह है, कोई क्लब नहीं है जिसमें तुम दोनों अपनी बेहुदा हरकत और मौज कर रहे हो। मैंने लड़के की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, क्या तुम्हें इस उम्र में यह काम शोभा देता है? अभी मैं तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल साहब से लगाता हूँ। मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला तो एकदम वो लड़का मेरे कदमों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, हम बचपन के मंगेतर हैं। मैंने कहा कि इस तरह के ड्रामेबाजी मेरे सामने मत करो। अगर तुम्हारी इससे मंगनी तय हो चुकी है तो तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मंगेतर के साथ गैर हरकत कर रहे हो, मगर मैं इस हद तक बेशर्मी देखकर खामोश नहीं रह सकता। मेरी नजरें अभी भी लड़की पर गड़ी थीं, मगर मैं बात लड़के से कर रहा था। कहने लगा, आप हमारे गुनाहों का पर्दा रख लें। आप जो कहेंगे हम आपका हर कहना मानने को तैयार है। हमारे पेपर्स नज़दीक हैं, हम कोई गलती नहीं कर सकते। आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, क्योंकि मेरा बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने जब पैसों की बात की तो मैंने उसे नागवार से देखा।
कहा कि मैं तुम्हें रिश्वत लेने वाला लगता हूँ। वह लड़का कहने लगा, फिर आपको हमसे क्या चाहिए? और मैं जो इस लड़की से नज़र हटा नहीं पा रहा था, उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी, जिसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने वाला था। मैं दिमाग में जोड़ तोड़ कर रहा था कि इन छोटे बच्चों को कैसे डराना धमकाना है। अचानक ही मैंने अपना मोबाइल से इन दोनों की एक तस्वीर खींच ली। कहा कि यह तस्वीर मैं प्रिंसिपल साहब के नंबर पर सेंड करने वाला हूं। जब लड़की ने मुझे ऐसे करते देखा तो एकदम से मेरे पैरों में गिर गई। उसकी बेहिजाब कमर देखकर मेरे अंदर कुछ होने लगा था। अब तो इस मुंहजोर जज्बे को बांधना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। पूरा स्कूल बिल्कुल खाली था। हम तीनों के अलावा अब वहां कोई न था, इसलिए इन्हें न डराना मेरे लिए कुछ मुश्किल काम ना था। मैं एकदम पीछे हटा कहा कि इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपनी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूं और तुम दोनों का कैरियर तबाह होने से बच जाए। वह दोनों उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा कि आप जो भी शर्त रखेंगे हम इसे मानने को तैयार हैं, मगर प्रिंसिपल साहब से हमारी शिकायत न करना। मैंने कहा, जो काम तुम इस लड़की के साथ कर रहे थे वही काम मैं भी करना चाहता हूं, इसलिए तुम कमरे से बाहर चले जाओ। मेरी ये बात सुनकर वह एकदम बिदक कर पीछे हटा। लड़के का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका। उसने गुस्से से बौखलाए हुए कहा था कि बुढ़े, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देख और अपने काम देख। मैंने कहा कि शर्म हया की बातें मेरे सामने तुम नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी शर्म हया मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। अगर यह तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकती है तो मुझ में क्या बुराई है? मेरी बात सुनकर लड़का एकदम से इस लड़की के सामने खड़ा हो गया, जैसे ढाल बन गया। कहने लगा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक शादीशुदा मर्द हैं। आपके घर में बीवी बच्चे होंगे। आपको ऐसी ख्वाहिश करते हुए जरा भी ख्याल नहीं आया। लड़का मुझे धमका रहा था, मुझे गैरत दिलाने की कोशिश कर रहा था। कहने लगा, यह मेरी मंगेतर है, मेरी इज्जत है, मैं तुम्हें उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी इज्जत कल पूरे स्कूल में नीलाम हो जाएगी। बस इस चीज का इंतजार करो। मैं यह कहने के साथ ही अपना मोबाइल जेब से निकाला और तस्वीर पर क्लिक कर दिया। मैंने कहा कि मेरे एक क्लिक पर यह तस्वीर प्रिंसिपल साहब के पास चली जाएगी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, न जाने मेरे अंदर इतनी हैवानियत और दरिंदगी कहाँ से आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग मेरे दिल का साथ नहीं दे रहा था और मेरा ज़मीर तो वैसे ही सो चुका था। मैंने कहा, अब जल्दी से कमरे से बाहर जाओ, इससे पहले कि मैं अपने से बाहर हो जाऊं। मगर वह लड़का टस से मस न हुआ। मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि इस बुढ़े से कैसे छुटकारा पाओ। मगर मैं उससे कई गुना ताकतवर था। इतनी आसानी से तो मैं उसके हाथ आने वाला नहीं था। इससे पहले कि वह दोबारा मुझसे झपट्टा, मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। अब इस कमरे में मैं और वह लड़की अकेले रह गए थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वे एकदम सहम कर दीवार के साथ जा लगी। कहने लगी कि आप तो मेरे बाप की तरह हैं, मैं आपकी बेटी जैसी हूं। आप हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हैं और सिक्योरिटी गार्ड का तो फर्ज होता है हमारी माल जान और इज्जत की हिफाजत करना। आप ही हमारी इज्जत नीलाम करने पर उतर आएंगे। तो मैंने कहा कि मुझे भाषण मत दो, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। मगर वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। कहने लगी कि आपके घर में भी तो बेटी होगी, मेरी जितनी बड़ी नहीं होगी, पर होगी तो सही। न भगवान के लिए आपको उसका वास्ता है, मुझे बख्श दें। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे जिसके साथ मर्जी किया जाए। इस गुनाह की इंटेंसिटी कम नहीं हो जाती और तुम्हारे जैसी लड़की इस तरह की बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं पूरी तरह से हैवान बन चुका था। मेरा दिमाग हर सोच के लिए बंद हो चुका था। लड़का बाहर खड़ा दरवाजा बजाता रहा था। गुस्से के आलम में तैश की आलम उसका बस नहीं चल रहा था कि वह क्या कर डाला। मगर वह एक कमजोर लड़का था और मुश्किल से 14 या 15 साल का था। इसलिए मैंने इन दोनों की कमजोरी का खूब फायदा उठाया। इस वक्त मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे घर में एक बीवी है जो कि प्रेग्नेंट है और मेरी एक छोटी 6 साल की बेटी है। अगर मेरा यह गुनाह उन पर असर अंदाज होगा
तो मगर जब इंसान गुनाह का इरादा कर ले तो हर सोच दिमाग से रफू चक्कर हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं हर हद पार कर गया। मैं एक 45 साल का मजबूत और शक्तिशाली था। मेरा जिस्म मशक्कत करने की वजह से अभी तक जवान था। मेरी बीवी मुझसे 2 साल छोटी थी, फिर भी मुझसे कई साल बड़ी लगती। वैसे भी वह प्रेग्नेंट थी। मैं काफी अरसे से इस ख्वाहिश के लिए तरसा हुआ था। इसलिए इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की को अपने करीब देखकर मेरी आंखों के सामने से सच्चाई और इंसानियत की पट्टी एकदम से उतर गई। मेरे दिमाग पर हैवानियत का शैतान पूरी तरह हावी हो गया और मैंने वह सब कर दिया जो एक प्रेग्नेंट बीवी के पति और एक 6 साल की बेटी के बाप को हरगिज शोभा नहीं देता था। वक्ती तौर पर मुझे इन ताज के बारे में नहीं सोचना था, इस खुशी को महसूस करना था जो मेरे जिस्म इतने अरसे बाद हासिल कर चुका। जब मैंने दरवाजा खोला तो वह लड़का बिल्कुल जख्मी शेर की तरह मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारा हो चुकी थीं। मैंने इत्मीनान भरा सांस हवा में बाहर निकाला, जैसे मुझे उसकी नजरों से कोई फर्क न पड़ा हो। वह छोटा सा बच्चा था। मैं उसे बहुत डरा धमका सकता था। मैं उसके करीब गया और कहा कि आज इस स्कूल में जो कुछ हुआ है ना, मैं उसके बारे में नहीं कुछ जानता हूं, और ना ही तुम्हारी महबूबा अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसे लेकर यहां से निकलो। वह काफी ज्यादा थक गई है, इसलिए हमें तो आज कोई खुशी न दे पाई। यह कहकर मैं कमीनी सी हंसी हंसा। उसने मुझे मेरे गिरेबान पकड़ लिया, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरी शक्ल अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि यह शक्ल तुम्हें अपने ख्वाबों में डर आएगी। तुम सारी जिंदगी नींद और सुकून को तरसो गए। यह गौरव का तुमसे वादा है। तुमने आज मेरी मोहब्बत को बर्बाद किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। ऐसा कहते साथ ही वह स्कूल के अंदर चला गया। एकदम से मेरे जिस्म के अंदर एक करंट सा दौड़ा था, मगर फिर मैंने यह सोचकर दिमाग से झटक दिया था कि भला यह चूहा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इन दोनों की तस्वीर अभी भी मेरे मोबाइल में महफूज थी। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं फिर से उसे धमकी दे दूंगा। मगर शायद यह मेरी खाम ख्याली थी, क्योंकि मेरी बदतर जिंदगी का आगाज तो अब हुआ था। क्योंकि बड़े बड़े गुनाहों के दंड भी बड़े बड़े होते हैं, जो हमें इसी उम्र में भुगतने पड़ते हैं। अगली सुबह का आगाज मेरे लिए एक नर्क भरी जिंदगी का आगाज था, क्योंकि जैसे ही मैं स्कूल गया वहां का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। क्योंकि कल जब मैं वहां पर वापस आया था तो वह लड़का और लड़की अभी अंदर ही थे, मगर आज हर तरफ अफरा तफरी का आलम मचा हुआ था। मुझे लगा शायद उनकी चोरी पकड़ी गई होगी, इसलिए। मगर जब बाहर से पुलिस मोबाइल के सायरन सुनाई दिए तो मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। जैसे ही मैं स्कूल के अंदर गया, हर तरफ मातम बिछी हुई थी, क्योंकि उस लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस लड़की की लाश को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। जमीन पर उसका नक्शा सा बना हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करने लगा। मुझे पहली बार अपने जुर्म की संगीन का एहसास हुआ था। मगर अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका था। प्रिंसिपल साहब ने मुझे कमरे में बुलाया तो मैं इंतहा डर के आलम में दाखिल हुआ। मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, कहीं इन्हें मेरे जुर्म का पता न चल जाए। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम जब यहां से गए थे तो क्या वह लड़की स्कूल में मौजूद थी? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैंने अच्छी तरह से स्कूल का जायजा लिया था, सर, और तसल्ली से सब चेक करके घर गया। मगर वह लड़की कहीं नहीं थी। शायद वह कहीं पर छुप कर बैठी थी, मेरे बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। मेरी इस बात पर प्रिंसिपल साहब बहुत सोच में पड़ गए। मैं उनके ऑफिस से निकल आया। मुझे मालूम था कि जैसे ही उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेरा भांडा फूट जाएगा। इससे पहले कि मैं कोई कहता, मैं अपने घर चला गया, और घर जाने के बाद जो मंजर मुझे देखने को मिला, उसने मेरी तकलीफ को कई गुना बढ़ाकर रख दिया था। अब मुझे एहसास हो चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बीवी चीख और चिल्ला रही थी। उसने कहा कि मैं परी को स्कूल छोड़ने गई थी, और जब स्कूल से लेने गई तो उसके सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि एक लड़का उसे वहां से लेकर पहले ही चला गया है। उसका कहना था कि वह लड़का उसका कर्जन है और वहीं आज उसे लेने आएगा। मेरे सर पर तो जैसे एक बम गिरा था। मुझे उस लड़के की धमकी एकदम याद आ गई, जिसे मैं गीदड़ धमकी समझ रहा था। वह एकदम से खौफनाक हकीकत बनकर मेरे सामने आ गई थी। मैं एकदम से जमीन पर गिर गया, अपना सर पकड़ लिया।
मेरी तकलीफ और बेचैनी हद से ज्यादा थी। मेरी बीवी कहने लगी कि जाओ, जाकर मेरी बेटी को ले आओ, ऊपर वाले के लिए, वरना मैं मर जाऊंगी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नहीं जानता था कि इस गलती की सजा मेरी बेटी को मिल जाएगी। मैं बिल्कुल पागलों की तरह बोले जा रहा था। मैं इस हकीकत से अपनी बीवी को कभी भी रोशन नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई भी मर्द दूसरी औरत के साथ किया गया गुनाह गलती से भी अपनी बीवी के सामने बयान नहीं करता। मगर न जाने इस वक्त किस जज्बाती लम्हे में था। मेरा दिल फटने के करीब था। अगर मैं इस वक्त अपने जुर्म का इकरार न करता तो शायद मेरा गम अंदर ही अंदर मुझे मार डालता। जब मेरी बीवी ने यह बात सुनी तो वह कुछ लम्हे हक्का बक्का नजरों से मुझे देखने लगी, जैसे उसे यकीन न आया हो कि मैं भी ऐसा काम कर सकता हूं। फिर उसने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि बेगैरत इंसान, मैं तो अब तक जान ही नहीं पाई कि तेरे अंदर क्या जानवर भी बसता है। तुझे शर्म नहीं आई? तू एक 6 साल की बेटी का बाप है। तेरी बीवी फिर से मां बनने वाली है। तूने जरा भी ख्याल न किया किसी की बेटी की इज्जत को रौंदते हुए। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं खुद पुलिस के हवाले तुम्हें कर दूंगी और तुम्हें फांसी पर लटका दूंगी। मुझे बताओ, वह लड़का कौन है? कहाँ का है? मैं खुद उसके घर जाऊंगी, उसके पैरों में गिर जाऊंगी। किसी की जुर्म की सजा मेरी मासूम बच्ची को न दें। मैंने कहा कि मैं इस लड़के के बारे में नहीं जानता, मगर मैं स्कूल से पता करवा कर आता हूं। मैं फौरन से उठा और बाहर की तरफ भागने लगा। मगर इससे पहले कि मैं बाहर निकलता, मेरे फोन की घंटी बजी। मैं एकदम से सतर्क हो गया और जल्दी से कॉल रिसीव की। मेरी बीवी मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर हवाइयां दिखने लगीं। मैं बिल्कुल बर्फ का ढेर बनकर फोन सुन रहा था, जैसे मेरे कानों में गर्म शीशा उंडेला जा रहा हो। फोन पर वहीं लड़का बोल रहा था। कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें जीते जी मार दूंगा। तुम्हारी 6 साल की मासूम सी बच्ची मेरे कब्जे में है। वो मुझे सहमी सी नजरों से देख रही है, बिल्कुल इस तरह जैसे मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी मंगेतर ने तुझे देखा था जब तुम इंसानियत की हद क्रॉस करके एक शैतान दरिंदा बन गए थे। एक ऐसे कुत्ते बन गए थे जो अपने सामने हड्डी को देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है। समझो कि तुम्हारी सजा का हिसाब होने वाला है। तुमने आज सिर्फ उसे नहीं मारा, बल्कि मुझे भी मार दिया है उसके साथ। और एक मरा हुआ इंसान बिल्कुल भी अपने बस में नहीं होता। मैं भी आज हैवानियत की हर हद पार कर तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम न जीने वालों में रहोगे और न ही मरने वालों में। तुमने तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए खुद को उसके साथ दरिंदगी की थी ना। और मैं तुम्हारी बेटी के साथ हर रोज यह काम करूंगा। उसकी सिसकियां और चीखें रिकॉर्ड करके तुम्हें भेजा करूंगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उसे माफी मांगता, उसने फोन बंद कर दिया और मैं एकदम से वहीं पर गिर गया। मेरी बीवी भी दरवाजे के साथ नीचे गिरती गई, क्योंकि उसने वह सब बातें सुन ली थीं। उसने धक्के देकर मुझे वहां से निकाला। कहा कि अगर तुमने मेरी बेटी को सही सलामत मुंह तक नहीं पहुंचाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं बिल्कुल पागलों की तरह सड़क पर भागता जा रहा था। कोई भी मुझे दूर से देखता तो शायद समझता मैं पागल खाने से भागा हुआ मरीज हूं, मगर शायद मेरी हालत पागलों से भी बदतर थी। मैंने हर जगह रिपोर्ट करवा ली, मगर मेरी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला और न ही उस लड़के का। मैं उस लड़के के घर पर गया था। वह किसी अमीर ज्यादा का बेटा था, मगर वहां से मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। मैं घर गया तो मेरी बीवी वहां पर नहीं थी। वह भी शायद हमेशा के लिए मुझसे रूठकर चली गई थी। मैं अपने गुनाह पर जितना भी पछताता उतना कम था, मगर मैं वक्त को वापस मोड़ नहीं सकता था। मेरे एक गलत कदम ने सबकी जिंदगी तबाह और बर्बाद करके रख दी थी। खुद मेरी अपनी जिंदगी किसी नर्क से कम न थी। इस नर्क में तो मुझे अब रोज झुलसना था। मैं जेल की सलाखों के पीछे था। मेरे गम और गुनाहों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मेरा चेहरा झुर्रियों से झुलस गया और बाल बिल्कुल सफेद थे। कोई भी मेरे भयानक चेहरे को देखता तो कानून को गुहार लगाता लगाता। मुझे जेल में कैद हुए पूरे 7 साल हो गए थे। मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और यह सजा तो कुछ भी नहीं थी इस सजा के सामने जो मेरी रूह झेल रही थी। मुझे रोज ख्वाब में अपनी बेटी की चीखें सुनाई देती थीं और मैं पागल की तरह अपने बाल नोचने लगता था। ऊंची ऊंची आवाज में माफिया मांगता था। खुदा से दुआ करता था कि मेरी बेटी को यह सजा न मिले। मगर अब क्या हो सकता था?
7 साल के बाद पहली बार मेरी बीवी मुझसे मिलने आई। मैंने इतने अरसे बाद उसे देखा तो उसके आगे हाथ जोड़ दिए। कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि मेरे इस जुर्म की सज़ा मेरी बेटी को भी मिलेगी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो कहने लगी कि शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी सज़ा से बच गई है। मैं बहुत पहले बताना चाहती थी, मगर बता नहीं सकी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपने हिस्से की सज़ा अच्छी तरह से भोग लो और तुम्हें एहसास हो जाए कि किसी की बेटियों की इज्जत रौंदते हुए कैसा महसूस होता है। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर बिल्कुल सकते में आ गया था। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत मेरे पास। मेरे घर में वह लड़का तो बहुत सुलझा हुआ और शरीफ था। तुम्हारे जैसा दरिंदा नहीं था। वह तुम्हें बस एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने उसके साथ क्या किया है। तुम्हारे जेल में जाने के बाद ही वह परी को मेरे हवाले कर गया था। कहाँ था कि मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने एकदम से अपना सर मेज पर जोर से पटका। मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करता कम था कि उसने मेरी बेटी की इज्जत महफूज रखी। अब मुझे जेल अपने जुर्म की सजा काटने थी, जो मैं खुशी खुशी काटने को तैयार था, क्योंकि मैं इसी सजा के लायक था। अब मैं रोज ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ऊपर वाला हर बेटियों को मुझ जैसे दरिंदे शैतान से बचा कर रखें। याद रखें, हर गुनाह की सजा हमें इसी जन्म में मिलती है, इसलिए हर गुनाह से दूर रहें। ऊपर वाले ने इतनी सुंदर जिंदगी दी है, उसका मोल समझें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।